मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नीलकंठी नर्सिंग क्लासेज दौसा में आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत है। माई सेल्फ चंदन सिंह गौड़। आज अपन डिस्कस करेंगे एमएसएन के अंदर आपका GERD एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम में। आज अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। GERD की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो वो है आपका गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज की। ये आपकी डिजीज होती कैसे, जैसे अगर मैं आपको जनरली बताता हूँ कि ये जैसे आपका ईसोफेगस है एंड ये आपका क्या है, स्टोमक है। ठीक है, ये आपका क्या है, ईसोफेगस, ये आपका स्टोमक है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर होता है आपका कार्डियक स्फिंक्टर। ये वाला आपका अपर होता है एंड ये वाला आपका लोअर कार्डियक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, एंड ये आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, ये आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। जैसे ही आप कोई भी खाना खाते हो या फूड लेते हो तो वो आपके अपर एंड लोअर कार्डियक स्फिंक्टर से स्टोमक में आता है। यहाँ उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वगैरह एसिड के साथ में होता है एंड फिर वो पाइलोरिक स्टिनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। अब अपन इस डिजीज की बात करें तो देखो इस डिजीज में नाम से ही क्लियर है, गैस्ट्रो मतलब आपका स्टोमक हो गया। ठीक है, एंड ईसोफेगस से क्या होना, उस खाने का वापस रिफ्लेक्स या वापस रिगर्जिटेट होना। जैसे अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो देखो बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल कंटेंट। देखो बैक फ्लो होना मतलब वापस आना, वापिस आना किसका, जो भी आपका गैस्ट्रिक है मतलब आपका जो भी स्टोमक है या आपका जो डूडेनल है उसके कंटेंट का, उसके अंदर जो भी कंटेंट है जैसे कोई भी फूड वगैरह है उसका वापस क्या आना, बैक फ्लो होना। बट वो किसके थ्रू आएगा, आपका ईसोफेगस के थ्रू। अगर वो वापस क्या हो रहा है, आपका बैक फ्लो हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, GERD बोलेंगे। देखो वापस गैस्ट्रो मतलब आपका स्टोमक एंड डूडेनल का जो भी कंटेंट है वो आना किसके थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू वापस बैक फ्लो होना या रिफ्लेक्स आना। उस डिजीज को अपन क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है, डेफिनेशन। एंड अगर मैं बात करूं कि जो आपका ये रिफ्लेक्स हो रहा है, जो आपका बैक फ्लो है वो हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, तो इसका फर्स्ट रीजन की मैं बात करूं तो इनकम्पिटेंट ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर ये आपका स्फिंक्टर है वो क्या है, आपका वीक है, क्या है वो कमजोर है। तो जैसे ही खाना आएगा वापस रिगर्जिटेट होगा तो अब ये क्या है, आपका वीक है, तो अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, इसको रोक नहीं पाएगा, तुरंत ओपन हो जाएगा और जो भी खाना है वो आपका कहाँ जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। अगर मैं सेकंड बात करता हूँ कि रिफ्लेक्स के कारण क्या है, फर्स्ट कारण क्या हुआ, आपका जो लोअर कार्डियक स्फिंक्टर है वो या तो इनकम्पिटेंट है या आपका वीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ कि पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाना, ये आपका क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, अगर ये क्या हो जाता है, आपका नैरोइंग हो जाता है मतलब स्टेनोसिस आ जाता है, तो जो भी आपका फूड है या जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट वो क्या नहीं आ पाएगा, इसके थ्रू आगे नहीं जा पाएगा, वो यहीं जमता रहेगा, यहीं जमा होता रहेगा एंड फिर इसका क्या होने लग जाएगा, बॉडी से वापिस है बैक फ्लो होने लग जाएगा। या मैं बात करता हूँ थर्ड रीजन आपका मोटिलिटी डिसऑर्डर। मोटिलिटी मतलब आपका पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मतलब जैसे ही आपने खाना खाया पेरिस्टाल्सिस के थ्रू को आया, वो स्टोमक के अंदर आया एंड स्टोमक के आने के बाद में वो क्या हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। बट इस टाइम आपका क्या है, मोटिलिटी है या पेरिस्टाल्सिस है वो कम है, तो वो जो खाना है या जो वो कंटेंट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। दैट मीन्स अगर मैं आपके डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन है आपका बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनम कंटेंट। इसका क्या होना, बैक फ्लो होना किसके थ्रू, आपका ईसोफेगस से बाहर निकलना, वो क्या होता है आपका GERD गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। अगर मैं बात करता हूँ कि रिफ्लेक्स है जो बैक फ्लो हो रहा है उसका क्या रीजन है, तो फर्स्ट क्या बताया मैंने आपका, जो आपका लोअर कार्डियक जो स्फिंक्टर है वो इनकम्पिटेंट हो जाना या वीक हो जाना, कमजोर हो पा रहा है तो उस खाने को रोक नहीं पा रहा अच्छे से। एंड अगर मैं सेकेंडली बात करूँ पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो आपका पाइलोरिक वाला रीजन है, अगर वो स्टेनोसिस हो जाए या नैरोइंग हो जाता है, अगर वो नैरोइंग हो जाएगा तो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड थर्ड रीजन की बात करता हूँ आपका मोटिलिटी डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके मूवमेंट है या आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो कम हो जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये बॉडी से अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता। अब आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशन है इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, इसकी
डेफिनेशन अपन ने देख ली थी कि जो भी आपका गैस्ट्रिक है या जो भी आपका डुडेनल जो भी कंटेंट है उसका ईसोफेगस के थ्रू वापस बाहर आ जाना, वो क्या होता है आपका जीईआरडी होता है। अगर मैं इसके कॉज की बात करूं कि आपके जीईआरडी के कारण कौन कौन से होते हैं, तो देखो जैसे मैंने आपको अभी 3 तो बताए दिए थे रीजन इसके। पहला क्या रीजन था कि जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है ये क्या है आपका वीक है। अगर आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है अगर ये कमज़ोर है तो जो भी आपका क्या आएगा गैस्ट्रिक कंटेंट रहेगा वो क्या होगा आपका वापस बैकफ्लो होगा। अगर ये सपोज करो अगर वीक नहीं होता तो इस गैस्ट्रिक कंटेंट को यही रोक लेता, बाहर नहीं निकलने देता। अब ये क्या है आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो वीक है तो सारा की सारा जो भी फूड है आपका ईसोफेगस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपका वीक कार्डियक स्फिंक्टर। अगर मैं सेकंड की बात करूँ कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब होता है आपका नैरोइंग, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका नैरो हो जाएगा। तो देखो जैसे ही आपका ये पाइलोरिक स्टेनोसिस है अगर ये नैरो हो जाता है तो क्या होगा, इससे जो भी आपके गैस्ट्रिक कंटेंट है वो अच्छे से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो किसके अंदर आपके जमा होंगे, अपन स्टोमक के अंदर जमा होते रहेंगे। फिर इनका क्या होगा, जैसे ही आगे तो नहीं निकल पा रहे अब क्या करेंगे बैकफ्लो करेंगे तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा बॉडी के थ्रू बैकफ्लो होने लग जाएगा विथ ईसोफेगस के साथ में। सेकंड क्लियर। अगर मैं थर्ड की बात करूँ आपका मोटिलिटी या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो कम हो जाना। जैसे ही आपने सोचो कोई भी फूड पार्टिकल लिया वो क्या होगा आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू नीचे आएगा डाउनवर्ड आएगा एंड बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बट एट दिस टाइम आपका जो है जीआई ट्रैक्ट है उसकी क्या है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो बहुत कम है तो जो भी खाना आएगा वो क्या होगा बॉडी के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा बिकॉज आपकी पेरिस्टाल्सिस क्या है कम है। तो वो जो कंटेंट है जो भी आपका खाना है वो स्टमक में जमा होता रहेगा एंड वापस क्या होगा उसका बैकफ्लो होने लग जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है वीक कार्डियक स्फिंक्टर एंड सेकंड आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड थर्ड आपका क्या है कि इसकी जो भी आपकी मोटिलिटी है या आपका पेरिस्टाल्सिस है वो डिक्रीज है। थर्ड आपका बिल्कुल क्लियर है ही ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी आपकी रुकावट आ रही है किसके अंदर जीआई ट्रैक्ट के अंदर। जैसे सपोज करो आपके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है इनके अंदर आ रही है या कोई भी आपके जीआई पार्ट है वहाँ पे अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो जो फूड है वो आगे जा नहीं पाएगा तो वापिस क्या होगा बॉडी से है ईसोफेगस के थ्रू रिगर्जिटेट होगा या इनकम्पिटेंस। अगर आपका ये कंप्लीट ही नहीं है ज़्यादा खुला हुआ है या कमज़ोर है उसके वजह से क्या होगा आपका बॉडी है उससे जो भी गैस्ट्रिक या डुडेनल कंटेंट है वो बॉडी के थ्रू ईसोफेगस के थ्रू क्या आ जाएगा बाहर बैकफ्लो हो जाता है। तो 5 रीजन है आपके। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, इसके बाद में आपको इटोलॉजिकल फैक्टर लिखना है। फर्स्ट वीक कार्डियक स्फिंक्टर, सेकंड पाइलोरिक स्टेनोसिस, थर्ड आपका डिक्रीज मोटिलिटी या पेरिस्टाल्सिस, फोर्थ में बात करूं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड फिफ्थ आपका इनकम्पिटेंस ऑफ द स्फिंक्टर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, लिख लो आप इसको। देखो अपन ने इसका क्या पढ़ लिया था, जीईआरडी की डेफिनेशन क्लियर हो गई थी अपनी। डेफिनेशन में क्या देखा था अपन ने कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है या जो भी आपके ड्यूडेनल कंटेंट है उनको क्या होना ईसोफेगस के थ्रू बैकफ्लो हो जाना, वो क्या है आपके जीईआरडी उसको बोलते हैं। देन इसके बाद में अपन ने कोच पढ़ लिए थे। फर्स्ट कोच क्या पढ़ा था कि आपका इनकम्पिटेंस या वीक आपका कार्डियक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रहा है या आपका कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या इसकी मोटिलिटी है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। देन इसके बाद में अपन अब देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से आपको जीईआरडी होने के चांसेज ज़्यादा है। अगर मैं फर्स्ट बात करूँ ओबेसिटी की, तो जैसे कोई भी इंसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो जैसे ही वो बैठते हैं तो वो क्या करते हैं आपके जो एब्डोमेन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा आपका क्या होगा जो भी कंटेंट है उसका क्या होगा बैकफ्लो है वो होता है। क्लियर है। देन मैं इसकी बात करूँ प्रेगनेंसी की, सेम रीजन, जैसे ही प्रेगनेंसी में रहेगा आपका वही है ईसोफेगस है या यहाँ से क्या होगा आपका प्रेशर डालेगा। जैसे ही प्रेशर आएगा तभी देखना जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बार बार वॉमिटिंग्स वगैरह आती रहती है फीमेल को ना। देन आपके कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है जो आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या होते हैं अच्छे से क्या नहीं हो पाते, बन नहीं पाते, या क्या होते हैं आपके जो कनेक्टिव टिश्यू में डिसऑर्डर हो जाता है तो वीक हो जाते हैं आपके स्प्लिटर वगैरह, इसकी वजह से क्या होता है आपका रिगर्जिटेट होता है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ नंबर की डिले स्टोमक एम्पिटी की, आपका जो स्टोमक है यही क्या हो रहा है खाली होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ठीक है, जो भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जहाँ पे जो भी
आपका कनेक्शन है। सपोज करो आपका जैसे एक पाइलोरी स्टेनोसिस है, कार्डियक स्फिंक्टर है, इसका स्टोमक के साथ में है। अब ये क्या हो जाते हैं, आपके वीक हो जाते हैं, जो आपके स्टोमक कंटेंट है वो अच्छे से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, वो भी आपका रीजन हो सकता है। देन आपका स्मोकिंग है, कोई भी अगर मदर है सपोज करो स्मोकिंग कर रही है, ठीक है, स्मोकिंग करने की वजह से क्या होगा, जो भी आपकी जैसे कोई मदर ने स्मोकिंग करी तो जैसे आपके जो ऑर्गन्स वगैरह है इनको अच्छे से O2 सप्लाई वगैरह नहीं मिलेगी, तो ये क्या हो जाते हैं, आपके कमज़ोर हो जाते हैं, अच्छे से इनके अंदर क्या नहीं हो पाता, जो भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वगैरह वो कम नहीं हो पाता, तो वो रीज़न भी आपका हो सकता है। इसके अलावा ईटिंग लार्ज मील्स, ठीक है ना, अब आप एक दम में ही बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो तो वो क्या होगा, अच्छे से एम्प्टी है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आप ईटिंग, इस वजह से बोला जाता है आपको थोड़ा थोड़ा खाना इसके अंदर है वो खाना चाहिए, मतलब आपके स्मॉल मील्स आपको लेनी चाहिए। एंड मैं इसके बात करूँ आपका ईटिंग लेट एट नाइट, अगर कोई भी व्यक्ति है वो लेट नाइट में क्या खाना खा रहा है, जैसे 12 बजे 1 बजे खा रहा है, तो वो उस खाने का क्या होगा, अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। अगर वो अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो खाना यहीं रहेगा और वापस क्या करेगा, रिगर्जिटेट करेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने आपके लिए, जैसे अभी क्लासेस लग रही है MSN की, मैं MSN की आपको 2-4 जो भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ है मैं आपको कवर करवा दूंगा। इसके अलावा हमारे जो पंकज सर है वो आपको फार्मा पढ़ा रहे हैं, फार्माकोलॉजी की आपकी टर्मिनोलॉजी है वो अब तक क्लियर हो चुकी है। देन इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी यूट्यूब पे वो आएगी फार्मा डायनेमिक्स एंड फार्मोकाइनेटिक्स की। इसके अलावा मैं आपको जेनेटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट 3-4 डिजीज़ है वो मैं आपकी कवर करवा दूंगा। इसलिए आप जो भी हमारे ग्रुप यूट्यूब चैनल्स है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको रेगुलर है वीडियोज़ आपको मिलते रहे, ठीक है। देन मैं आपकी नेक्स्ट आगे बात करता हूँ आपका ईटिंग स्पाइसी फूड। आपको क्या नहीं खाना है, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, क्योंकि आप जितना स्पाइसी फूड खाओगे ये क्या करेगी, इसको इरिटेट करती है। इरिटेट करने के बाद में क्या होगा, आपका बैक फ्लो है वो होता है। या ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड कॉफ़ी वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं पीने, या आपको ऐसे बेवरेज वगैरह नहीं खाने हैं जो आपकी स्टोमक है, इसोफेगस वगैरह को क्या करें, इरिटेट करते हैं, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ आपके रिस्क फैक्टर की तो ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, आपका क्या नाम है, डिले स्टोमक एम्पिटिंग है, स्मोकिंग है, ईटिंग लार्ज मील्स है, या लेट नाइट आपको खाना नहीं खाना है, स्पाइसी फूड है, या आपका ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड कॉफ़ी है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हो या आपको ये कंडीशन है तो आपको GERD होने के चांसेज है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो देखो बिल्कुल बहुत इजी है आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जैसे ही देखो आपने कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा खाना खा लिया सपोज करो, या आपका क्या है यहाँ पर स्टेनोसिस है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका खाना यही जमा रहेगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे फूड होगा उतना ज़्यादा ही आपका HCl या एसिड यहाँ पर जमा होगा, तो क्या होगा, आपको एब्डोमिनल पेन है वो होगा, या आपके यहाँ चारों तरफ क्या होगा, आपका एपिगैस्ट्रिक है पेन आपका होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये खाना है, ये आपका जो एसिड है ये वापस क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा, तो जो आपकी ईसोफेगस है ये इसको क्या करता है, इरिटेट करता है, ठीक है। तो आपके जैसे इरिटेट करेगा तो आपका चेस्ट पेन भी होगा, आपका जैसे क्या है हार्ट बर्न भी होगा, जैसे आपको कोई जलन सी हो रही है। इसके अलावा यहाँ आपका क्या होगा, इरिटेट करेगा, यहाँ पे आपके घाव वगैरह हो सकते हैं। तो जैसे ही आपकी स्मेल आएगी वो क्या आएगी, बैड ब्रीथ है वो आएगी, बहुत गंदी स्मेल आपके मुंह से आती है, ठीक है। इसके अलावा वही चीज़ आपका एसिड बैक फ्लो हो रहा है तो इसको क्या करेगा, आपका ईसोफेगस वगैरह है आगे तक, जैसे ट्रिलन वो आपका फेरिंग्स वगैरह है उसको क्या करता है, आपका इरिटेट करता है। तो आपकी जो आवाज़ है वो क्या आएगी, बिल्कुल दबी दबी सी हॉर्सनेस वॉइस की तरह बिल्कुल आपकी आती है, ठीक है। इसके अलावा वही चीज़न आपका जो स्टोमक कंटेंट है यहाँ पर आपका भरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, जो भी आपका एसिड बाहर निकला है ये क्या करेगा, इसको डैमेज करेगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप खाना खाओगे या आप कुछ भी चीज़ सोलो करोगे तो आपको क्या आएगी, वो निगलने में क्या आएगी, आपको डिफ़िकल्टी आती है। बिल्कुल वही चीज़, जैसे ही आपका अंदर कंटेंट भरा हुआ है तो आपका जी मचलाएगा एंड आपका क्या होगा, बार बार ये कंटेंट बाहर आएगा या आपका खाना यहाँ
जमा रहेगा तो आपको हाइपर सलाइवेशन है बॉडी के अंदर दिखाई देता है। क्लियर है। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्लियर। उसके बाद में अपन ने इसके कोज पढ़े, ठीक है। कोज के बाद में फिर मैंने आपको क्या बताया, रिस्क फैक्टर कौन कौन से, ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, कनेक्टिव टिश्यू है, डिले स्टोमक एम्पिटिंग है, स्मोकिंग है, ईटिंग लार्ज मील है, ईटिंग लेट नाइट, अगर आप लेट नाइट तक खाना खा रहे हो, ईटिंग स्पाइसी फूड है, एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल या कॉफ़ी है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला है, क्लिनिकल मैनिफेस्टो एब्डोमिनल पेन होगा, चेस्ट पेन होता है, हार्ट बर्न होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, आपका बैड ब्रीथ आएगा, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, बेकार होर्सनेस वॉइस होगी आपकी, डिफिकल्ट इन सोलोइंग मतलब आपका डिस्पेजिया होगा, ब्लेंचिंग होगी, एंड हाइपर सलाइवेशन आपका होता है। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ अब, जैसे मैं इसका आपको नर्सिंग मैनेजमेंट या मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। जैसे अब देखो इन्हीं को पकड़ते जाओ। जैसे अब कोई पेशेंट बोल रहा है कि आप स्मोकिंग करता है तो उसको क्या करवाना है, आपका अवॉइड करवानी है कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है। जस्ट मैं आपकी नेक्स्ट जो भी क्लास में जब मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो क्या बोलोगे आप, उसको क्या नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना। इन साइन सिम्टम्स या रिस्क फैक्टर को पकड़ते जाओ और उनको ठीक करते जाओ। ईटिंग लार्ज मील खाने से हो रहा है तो आपको क्या देना है, उसको स्मॉल मील से देना है। इसके अलावा लेट नाइट अगर खाना खाना है तो इसको अवॉइड करना है कि वो लेट नाइट तक खाना नहीं खाए। इसके अलावा अगर क्लाइंट्स आपका स्पाइसी फूड खाना है तो स्पाइस फूड उसको अवॉइड करना है, या ऐसे कंटेंट उसको नहीं देना है जिनके अंदर जैसे अल्कोहल कॉफ़ी वगैरह उसको नहीं देना है। यही आपके क्या बनेंगे, अब मैनेजमेंट बनेंगे, ठीक है। तो आप रिस्क फैक्टर एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नोट डाउन कर सकते हो।